Hello everyone, welcome back. Welcome to part 65 of our Indian Polity lecture series and part 6 of Directive Principles of State Policy. And in this video, we are going to cover these topics. So, DPSP के ऊपर ये हमारा एक important वीडियो जो है वो होने जा रहा है बिकॉज इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप टैकल कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So we are going to start with sanction behind directive principle. So sanction behind directive principle में ये जो word है sanction, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो sanction का मतलब हो जाता है authority और approval और any legal backing. So the force or authority behind a law or principle which makes people or government obey it. यानी किस आधार पे कोई चीज लागू की जाएगी या की जाती है या मानी जाती है उस चीज को हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सैंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किस बेसिस पे लागू की जाती है, क्यों मानी जाती है, उन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, सो उसके तहत सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन ऑफ राइट्स के बारे में। इस टॉपिक को हमने पार्ट 1 जो था डीपीएसपी उसके अंदर भी देखा है एंड वहां पे हमने बात किया था दैट जो राइट्स थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था एंड ये जो चीज है वो सजेस्ट की गई थी एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी के रिपोर्ट को क्या कहते हैं हम? तो सप्रू रिपोर्ट। ठीक है, सो सप्रू रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो राइट्स है उसको दो पार्ट पे डिवाइड किया जाए। ठीक है, और उसी चीज को बी एन राव जो थे उन्होंने रिकमेंड किया किसको? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको, और कहा कि जो इंडिविजुअल के राइट्स है उसको हम दो कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी रहेगा जो कि जस्टिसेबल रहेगा और दूसरा जो कैटेगरी रहेगा वो नॉन जस्टिसेबल राइट्स का रहेगा। तो जो जस्टिसेबल राइट्स है उसको हम फंडामेंटल राइट के रूप में देखते हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है एंड जो नॉन जस्टिसेबल है उसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। ठीक है, एंड इस तरीके से जब ये प्रपोजल बी एन राव के द्वारा भी पेश किया गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 37 की अगर हम बात करें तो वो नेचर ऑफ डीपीएसपी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 37 में साफ साफ कहा गया है दैट ऑल्दो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, फिर भी आर्टिकल नंबर 37 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन प्रिंसिपल्स की बात करता है जो कि फंडामेंटल हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो सही तरीके से गवर्न कर पाए कंट्री के ऊपर। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 37 जो है वो बताता है कि डीपीएसपी के तहत जो बातें कही गई है वो सरकार की ड्यूटी है और इन प्रिंसिपल्स को सरकार को अप्लाई करना चाहिए जब भी वो लॉ बनाती है। तो सो रियल सैंक्शन क्या है बिहाइंड डीपीएसपी? तो हम देखते हैं कि डीपीएसपी जो है एक मोरल ऑब्लिगेशन इंपोज करता है ऑन स्टेट अथॉरिटीज, बट रियल पावर जो है, रियल फोर्स जो है वो आता है पॉलिटिकल थिंकिंग से, पब्लिक ओपिनियन से। ओके, अगर हम इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करें तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी, उसको पहले हम देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है इस रिस्पेक्ट में। तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है दैट नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन एफोर्ड टू इग्नोर डीपीएसपी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अलादी कृष्ण अय्यर ने ये कहा है कि कोई भी ऐसी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी है वो डीपीएसपी की उपेक्षा नहीं कर सकती, यानी डीपीएसपी को वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, इस चीज को करने का वो साहस भी नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार को वापस सत्ता में आना होता है। ठीक है, तो जो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है अगर वो डीपीएसपी को इग्नोर करेगी तो जनता अगली बार उसे वोट नहीं देगी, इसलिए सरकार को डीपीएसपी मानने ही पड़ते हैं। ओके, सो दिस इज पॉलिटिकल सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी, ये बात आपको समझनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है दैट अ गवर्नमेंट विच रेस्ट्स ऑन द पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया है कि जो सरकार जनता के वोट पे आधारित होती है वो हार्डली इग्नोर कर सकती है डीपीएसपी को। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आना चाहती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी अगर सरकार बना के रूल कर रही है तो अगली बार वो चाहेगी कि वो वापस से सत्ता में आए। जनता जो है वो वेलफेयर चाहती है,
डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर की बात करता है। तो जब तक सरकार जो है वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक उसके वापस सत्ता में आने के चांसेस रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इस वजह से सरकार को डीपीएसपी जो है वो मानना पड़ता है, बिकॉज ये वेलफेयर की बात करता है, ये सोसाइटी की बात करता है। ठीक है। सो डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट स्टिल दे आर पॉलिटिकली इन्फोर्सेबल। ये पॉइंट हमें यहाँ से समझ में आती है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ठीक है। सवाल ये आ जाता है कि डीपीएसपी जो है, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करता है, तो ये नॉन जस्टिसेबल क्यों है? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे। और जब भी आप डीपीएसपी को देखेंगे तो वहां पे कहा गया है कि सरकार को कोशिश करनी है कि सरकार ये चीज जो है वो करे जनता के लिए। सरकार जो है वो पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दे, वो फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से दिया जाए, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से दिया जाए। तो सरकार के पास ही अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है तो क्या ये चीज़ फुलफिल की जा सकती है? क्या फुलफिल की जा सकती थी? तो जी नहीं। दैट्स वाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इसे हम नॉन जस्टिसेबल कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। ये भी राइट है, जनता के ये अधिकार हैं, बट इस अधिकार का क्लेम जो है जनता नहीं कर सकती है, इसके लिए जनता जो है वो कोर्ट नहीं पहुंच सकती है। ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत के अंदर वास्ट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय काफ़ी बैकवर्डनेस था कंट्री में। तो काफ़ी बैकवर्डनेस था, तो क्या एक ही रात में सारी चीज़ें बदल के हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर सकते थे? क्या सारी प्रॉब्लम्स को हम रातों रात सॉल्व कर सकते थे? नहीं। इसीलिए सरकार के द्वारा, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, नॉट सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा ये विजन रखा गया कि इन चीज़ों को हम अभी तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जनता को, बट हाँ, आगे जैसे जैसे हमारी स्थिति जो है वो सुधरेगी वैसे वैसे हम इन चीज़ों को प्रोवाइड करते जाएंगे। एंड न्यूली जो इंडिपेंडेंट स्टेट था इंडिया, उसके पास खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम थे। क्या क्या? जैसे कि पुअर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इलिटरेसी, साक्षरता जो है वो बहुत ही कम था, अनएम्प्लॉयमेंट था, पुअर हेल्थ फैसिलिटी था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो क्या इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोगों को कह सकते थे कि अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो तुम उस राइट का क्लेम करो कोर्ट में पहुंच के? तो जी नहीं, ये चीज़ नहीं की जा सकती थी। मान लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय अगर ये जो राइट्स हैं ये जस्टिसेबल राइट्स के कैटेगरी में रखे जाते तो क्या होता? तो जनता जो है वो कोर्ट पहुंचती और कहती कि गिव मी जॉब, ये मेरा एक राइट है, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये मुझे मिलना चाहिए। अगर ये जस्टिसेबल होता तो देन जनता जो है वो कहती कि मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करो, मुझे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो जनता को क्या ये चीज़ प्रोवाइड की जा सकती थी? नहीं। और कोई अगर कोर्ट में पहुंचता तो सरकार क्या जवाब देती? ठीक है। उसी तरीके से कोई जो है वो कोर्ट पहुंच के ये कहता कि हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मेरा राइट है, वो राइट मुझे मिलना चाहिए, तो किस तरीके से वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा दैट फर्स्ट वी विल मेक द कंट्री कैपेबल, देन ग्रेजुअली वी विल इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। ठीक है। मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्टेटमेंट दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि हमें गरीबी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है भारत के जनता के बीच में। पहले हमें रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करना है, पहले हमें अर्निंग करनी है, पहले हमें वेल्थ जो है वो क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो वही चीज़ जो है, वही विजन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि पहले हम देश को कैपेबल बनाएंगे, और जब देश कैपेबल हो जाएगा, सरकार इतनी सक्षम हो जाएगी, सरकार के पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेस आ जाएगी कि वो इन चीज़ों को कर सकती है, तो सरकार को ये चीज़ें करनी है। ठीक है। दैट्स वाई डीपीएसपी जो है उसको नॉन जस्टिसेबल कैटेगरी में रखा गया था। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है वो डीपीएसपी के
रिस्पेक्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं, फिर भी डीपीएसपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है वो डिक्लेयर करता है कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल है इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी सरकार अगर चलानी है सही तरीके से, अगर हमें डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो डीपीएसपी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, किसी भी देश के लिए। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एल.एम. सिंघवी ने क्या कहा है? इसके रिस्पेक्ट में कहा है एल.एम. सिंघवी ने दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ये जान देता है डीपीएसपी। यानी डीपीएसपी जो है वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई है उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, ये लाइफ गिविंग प्रोविजन जो है वो कहा गया है एल.एम. सिंघवी के द्वारा। देन MC छागला जी ने कहा है दैट इफ ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर फुल्ली कैरिड आउट, इंडिया वुड बिकम अ हेवन ऑन अर्थ एंड अ वेलफेयर स्टेट। यानी छागला जी ने कहा है कि अगर डीपीएसपी के तहत जो बातें कही गई है, जो बातें मेंशन की गई है, उन प्रिंसिपल्स को सरकार अगर इम्प्लीमेंट करती है तो हमारा देश जो है वो इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा, और हमारा देश जो है वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, रोल मॉडल के रूप में क्रिएट होके आएगा। ठीक है, देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है दैट डीपीएसपी एम एट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, बट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो डीपीएसपी के द्वारा प्रोवाइड करने का एम जो है वो रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। देन ग्रैनविल ऑस्टिन की हम अगर बात करें तो ऑस्टिन ने कहा है दैट डीपीएसपी एम एट सोशल रेवोल्यूशन बाय एस्टेब्लिशिंग नेसेसरी कंडीशन। यानी ऑस्टिन ने ये माना है, ये कहा है कि डीपीएसपी जो है वो सोशल रेवोल्यूशन लाने की बात करता है बाय एस्टेब्लिशिंग नेसेसरी कंडीशन। यानी नेसेसरी कंडीशंस जो हैं उसको एस्टेब्लिश किया जाए, और उनको जब एस्टेब्लिश किया जाएगा तो सोसाइटी के अंदर हमें रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। ये एम है डीपीएसपी का। बी.एन. राव के द्वारा क्या कहा गया है? बी.एन. राव ने कहा है दैट डीपीएसपी आर मोरल प्रीसेप्ट्स फॉर द ऑथोरिटीज ऑफ द स्टेट एंड हैव एजुकेशनल वैल्यू। ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा कहा गया है कि डीपीएसपी के तहत जो बातें कही गई है, जो बातें बताई गई है, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करती है ऑथोरिटीज के लिए, स्टेट के लिए। ओके, देन MC सेतलवाड ने क्या कहा है दैट डीपीएसपी डू नॉट क्रिएट लीगल राइट्स बट आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। सेतलवाड साहब ने कहा है कि डीपीएसपी जो है वो लीगल राइट नहीं प्रोवाइड करता है, बट स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन डेमोक्रेसी का। यूटिलिटी पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में काम करता है। दे आर लाइक जनरल इंस्ट्रक्शंस टू ऑल गवर्नमेंट ऑथोरिटी। जितनी भी गवर्नमेंट ऑथोरिटीज है उनको ये जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको रूल जो है वो स्टैब्लिश करके रखना है भारत के अंदर, एंड किस विजन के साथ आपको रूल जो है वो करना है। डीपीएसपी के तहत जो बातें हैं वो कहती हैं गवर्नमेंट को कि किस टाइप का सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो हमारा संविधान चाहता है, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको नीतियां जो है, लॉज जो हैं वो बनाने हैं और इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, देन डीपीएसपी जो है वो कोर्ट्स को भी गाइड करता है। डीपीएसपी जो है वो हेल्प करता है कोर्ट्स को इन जुडिशियल रिव्यू टू डिसाइड वेदर लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। इसलिए डीपीएसपी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डोमिनेंट बैकग्राउंड ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम देखते हैं कि डीपीएसपी जो है वो एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर ऑल स्टेट पॉलिसी, चाहे वो लेजिस्लेटिव पॉलिसी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो। तो कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है उसका बैकग्राउंड, उसका फाउंडेशन जो है वो डीपीएसपी के द्वारा रखा जाता है। ये यूटिलिटी है डीपीएसपी का। देन डीपीएसपी जो है वो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अचीव द प्रियम्बल गोल्स। यानी प्रियम्बल में जो गोल रखा गया है टू अचीव और टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों को अचीव करने में डीपीएसपी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है।
देन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। इवन गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है तो भी डीपीएसपी जो है वो इंश्योर करता है कि पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहे, बिकॉज पॉलिसी जो है वो वेलफेयर से रिलेटेड है और वेलफेयर स्कीम जो है वो कंटिन्यू रहती है। अगर कोई वेलफेयर स्कीम स्टार्ट किया गया किसी सरकार के द्वारा और वो स्कीम अगर बंद कर दिया जाता है दूसरी सरकार के द्वारा, तो इससे जनता के अंदर आक्रोश जो है वो आ सकता है और जनता जो है उस गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर सकती है और उस गवर्नमेंट के चांसेस जो हैं वापस जीत के आने के वो कम हो सकते हैं। इसीलिए जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डीपीएसपी के तहत जो पॉलिसीज हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स है, उनको वो कंटिन्यू रखती हैं। ठीक है, देन सो डीपीएसपी जो है वो सप्लीमेंट है फंडामेंटल राइट के। वो चीजें जो फंडामेंटल राइट के द्वारा नहीं दी जा पाती हैं, उन चीज़ों को डीपीएसपी जो है वो प्रोवाइड करता है और जो गैप रह जाता है उस गैप को फुलफिल किया जाता है डीपीएसपी के द्वारा। तो हम देखते हैं कि सोशल राइट जो है वो हमें फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं दिया गया है, इकोनॉमिक राइट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट डीपीएसपी के तहत ये हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सप्लीमेंट है फंडामेंटल राइट्स का, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। देन इट क्रिएट्स इन्वायरमेंट फॉर फंडामेंटल राइट। विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसका कोई मतलब नहीं होता है। एंड इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी जो है वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जब एग्जिस्टेंस में रहेगा तो ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्टेंस में रह सकता है एंड फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। ठीक है, इसलिए डीपीएसपी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो भी डीपीएसपी के द्वारा टेस्ट की जाती है। जनता जो है वो जज करती है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी के तहत जो बातें कही गई है, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनमें से कितने हद तक गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसके बेसिस पे ही जनता जो है वो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को जज करती है, टेस्ट करती है। एंड वो इसी बेसिस पे जनता जो है डिसाइड करती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को वापस से सत्ता में लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, देन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डीपीएसपी के जो गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करती हैं, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इंक्लूड नहीं करेंगे डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को, तो जनता जो है वो वैसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं लाना चाहेंगी जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती हैं या डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन डायरेक्टिव्स की जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। ठीक है, जनरली हम क्या देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 में। बट कुछ जो प्रोविजंस हैं, कुछ जो डायरेक्टिव्स हैं, वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हैं एंड फिर भी वो डायरेक्टिव हैं इन नेचर, यानी वो गाइड करते हैं स्टेट को कि स्टेट को यानी सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 335 जो है उसमें कुछ डायरेक्टिव्स बताए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 335 में क्या डायरेक्टिव बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 335 में बात किया गया है अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST कैटेगरी। ठीक है, क्लेम ऑफ ST SC इन सर्विसेज की हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 335। यानी सरकार को ध्यान रखना है कि जो भी ST SC कैटेगरी में लोग जॉब में पहुंचे हैं उनके प्रमोशन में भी रिजर्वेशन जो है वो इंश्योर किया जाए। अगर उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर उस कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है या बहुत कम है। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 350A के तहत हम देखते हैं कि स्टेट को कहा गया है, स्टेट को गाइड किया जाता है कि मदर टंग में एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है वो प्रोवाइड की जाए बच्चों को। ठीक है, एजुकेशन इन मदर टंग की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 350A में। तो ये भी क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। बट क्या ये डीपीएसपी के तहत है? तो नहीं, ये आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन
डेवलपमेंट ऑफ हिंदी जो है वो एक डायरेक्टिव दिया गया है सरकार के लिए अंडर आर्टिकल नंबर 351। यानी सरकार को कहा जाता है कि आप प्रमोट कीजिए हिंदी लैंग्वेज को। तो ये भी क्या है, ये डायरेक्टिव है, ये क्या है, ये गाइडलाइन है जो कि स्टेट को दिए गए हैं इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं ये डायरेक्टिव्स देते हैं सरकार को, बट ये पार्ट 4 के अंदर नहीं है। फिर भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करते हैं गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कोई भी चीज अच्छी हो या खराब हो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वैसे ही हमें डीपीएसपी के अगेंस्ट में भी क्रिटिसिज्म जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम पहली चीज देखते हैं कि कहा गया है लोगों के द्वारा कि कोई लीगल फोर्स नहीं है, यानी मैक्सिमम लोगों ने इसके क्रिटिसिज्म में कहा है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। बट हमने इस वीडियो में देखा कि इसे नॉन जस्टिशिएबल कैटेगरी में क्यों रखा है और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब आप इन क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे और भारत का जो सिचुएशन था उसको याद रखेंगे और भारत का क्या विजन है उसको याद रखेंगे, तो आप सही तरीके से जज कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो क्रिटिसिज्म है ये सही है कि नहीं है। ठीक है। बट क्रिटिसाइज किया जाता है डीपीएसपी को कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, इसे जस्टिशिएबल होना चाहिए था। ठीक है। देन कुछ लोगों का यह मानना है कि डीपीएसपी के तहत जो बातें कही गई है वो इलॉजिकली अरेंज है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। लोगों का क्या कहना है, क्रिटिक्स का क्या कहना है, दैट डीपीएसपी आर नॉट अरेंज लॉजिकली एंड कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है डीपीएसपी का। ये मिक्सचर है इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट इश्यूज का एंड ये मॉडर्न एंड ओल्ड आइडियाज का भी मिक्सचर है, ये कुछ लोगों का कहना है और उसके बेसिस पे ये कहते हैं कि ये लॉजिकली अरेंज नहीं है। ठीक। क्रिटिक्स का ये कहना है कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड हैं ऑन रीजन्स एंड साइंस एंड कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेंटिमेंट पे बेस्ड हैं। तो भाई बिना सेंटिमेंट के देश जो है वो चल नहीं सकता, बिना सेंटिमेंट के एक्चुअली समाज जो है वो नहीं चल सकता है। सो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का होना जो है वो ज़रूरी है। रीज़न भी होना चाहिए, साइंस भी होना चाहिए और सेंटिमेंट भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें देखनी है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका क्या कहना है। कंजर्वेटिव्स का ये मानना है कि डीपीएसपी जो है वो 19th सेंचुरी के जो आइडियाज़ थे उनके ऊपर बेस्ड है और ये 28th सेंचुरी के रूलिंग के लिए सही था, बट वो सुटेबल नहीं है 21st सेंचुरी के रूलिंग के लिए। बट विथ रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री हम देखते हैं कि जिस तरीके से डीपीएसपी को अलाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जिस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो टारगेट एक्चुअली में रखा गया है डीपीएसपी को लाकर, वो टारगेट जो है जब अचीव होता है तो वेलफेयर स्टेट जो है वो क्रिएट होता है। सो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये आइडिया जो है वो बस 19th सेंचुरी का है, तो बस 20वीं शताब्दी में ही ये चीज़ें जो है हो सकती थी। वेलफेयर स्टेट की बात होती है तो वेलफेयर स्टेट जो है वो आप 20वीं शताब्दी में क्रिएट करो या 21वीं में करो या 22वीं में करो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ये मेरी सोच है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख रहा हूँ, बट क्रिटिक्स का ये कहना है। ठीक है। देन कंस्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाता है, ये भी मानना है कुछ लोगों का विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी। ये कहा जाता है कि डीपीएसपी जो है वो क्रिएट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट को और पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है हो जाए, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है हो जाए कि एक जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, दूसरे जो हैं वो नहीं करवाना चाहते हैं। उसी तरीके से गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में डीपीएसपी को लेकर कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है और हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, तो इसलिए कुछ क्रिटिक्स के द्वारा ये कहा गया है कि जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि सेंटर अगर कोई डायरेक्टिव देती है, कोई डायरेक्शन देती है स्टेट को कि आप डीपीएसपी के इस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करो और स्टेट अगर नहीं फॉलो करती है उस चीज को, देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। कैसे कर सकती है? सो आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 257 जो है उसके तहत यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको वो चीज़ें जो है वो फॉलो
करनी होती है। अगर स्टेट जो है उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी तो आर्टिकल नंबर 365 के तहत ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गई है। स्टेट जो है वो सेंटर की बातों को फॉलो नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 257। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर जो है वो हो जाता है तो क्या होता है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है। आर्टिकल नंबर 356 जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस अगर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग जाता है। बट प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को देखें तो अभी तक जितनी बार भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, वहां पे ये जो कारण बताया गया है ये ऑलमोस्ट नो के बराबर एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिलता है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थ्योरी में क्रिएट कर सकता है बट जनरली ऐसा होता नहीं है बिकॉज हमारी मशीनरी जो है, हमारी डेमोक्रेसी जो है इस तरीके से डिजाइन की गई है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।